MIT के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ डी कराड़ जी, संस्थान के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री राहुल कराड़ जी, संस्थान के सदस्य डॉक्टर मंगेश कराड़ जी, सदस्य प्रोफेसर प्रकाश बी जोशी जी, MIT के कुलपति डॉक्टर RM चिटनीस जी, प्रति कुलपति डॉक्टर मिलिंद पांडा जी, प्रति कुलपति डॉक्टर तपन पांडा जी, कुल सचिव प्रोफेसर गणेश वी पुकाले जी, उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, युवा साथियों, देवियों और सज्जनों, मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज मुझे MIT WPU स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी के साथ ही पूरे MIT परिवार और विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। डॉक्टर कराड़ जी दूरदर्शी एवं अथक प्रयासों से आज MIT विकसित और आगे बढ़ रहा है। ऐसे संस्थान अद्वितीय होते हैं जो विश्व शांति, आध्यात्मिकता और लोकतंत्र के लिए खड़े होते हैं। 2018 में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के 13वें बैच के दीक्षांत समारोह में आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। जब जब मैं इस संस्थान में आती हूँ तो मुझे यहाँ आध्यात्मिकता अनुभव होता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल उपाधि प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। शिक्षा परिवर्तन के उत्प्रेरक शक्ति होती है और हमारे युवा सामाजिक परिवर्तन के सर्वाधिक शक्तिशाली कारक हैं। 125 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरा विश्वास युवा पीढ़ी आधुनिक पीढ़ी में है, उनमें से ही मेरे कार्यकर्ता निकलेंगे। उनके ये शब्द आज भी प्रासंगिक हैं, लेकिन इस बार अकेले भारत ही नहीं है जो अपने युवाओं की ओर देख रहा। पूरी दुनिया भारत के युवाओं की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि हमारे युवा देश के विकास का इंजन है और भारत दुनिया के विकास का इंजन है। यह एक बड़े सम्मान की बात है। लेकिन विद्यार्थियों को परिपक्व बनाने का यह कार्य हमारे विश्वविद्यालय को करना होगा, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय जैसे उच्च संस्थान उन कार्यशालाओं की तरह होते हैं जहाँ मेगा का विकास होता है। यहीं पर युवाओं को निखरने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा स्तर पर अनेक पाठ्यक्रमों में बदलाव करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि देश भर के उच्च शिक्षण संस्थान अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति में शिक्षा को अनुभवजन्य, जिज्ञासा बढ़ाने, खोज परक, मनोरंजक और लचीला बनाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए गए। अब विद्यार्थियों के सामर्थ्य, ज्ञान को आधार बनाकर उनको और ज़्यादा सीखने का मौका दिया जा रहा है। सभी विश्वविद्यालयों ने पाठ्यक्रमों को न सिर्फ नौकरी के साथ जोड़कर बनाया जा रहा है, बल्कि स्वावलंबन, योग और संस्कार युक्त शिक्षा देने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार देश के एजुकेशन सेक्टर में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल पर भी काम हुआ है। आज देश में बड़ी संख्या में नए कॉलेज खुल रहे हैं, नए विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, नए IIT और IIM की भी स्थापना हो रही है। देश को सुपर पावर बनाने के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था बहुत आवश्यक है। हमें काफ़ी बड़ी संख्या में दक्ष मानव संसाधन की जरूरत है। इसके लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र में सख्त प्रबंध भी आवश्यक है। हमें ज्ञान को दूसरों से लेना नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम ज्ञानवान नागरिक तैयार करें। मुझे विश्वास है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित शिक्षा मॉडल
रिसर्च और वोकेशनल एजुकेशन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए हमारे प्रबंध के विद्यार्थियों को नए और इनोवेटिव समाधान तलाशने हैं। आत्मनिर्भर भारत के मिशन में स्थानीय उत्पाद और अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन के बीच एक सेतु का काम कर सकते हैं। आज दुनिया में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, तो मैनेजमेंट की दुनिया के सामने चुनौतियां भी नहीं है। इन चुनौतियों को भी हमारे प्रबंध के छात्रों को समझना होगा। जब प्रोडक्शन के तरीके बदलेंगे तो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन से जुड़ी व्यवस्थाओं में भी बदलाव होगा। वास्तव में जैसे जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं, वैसे वैसे ही मैनेजमेंट स्किल्स की डिमांड भी बदल रही है। हम सभी ने देखा कि कोविड काल में टेक्नोलॉजी और टीम वर्क की भावना से देश में काम हुआ। यह सब बेहतर मैनेजमेंट से ही संभव है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में हमारा देश दुनिया में वैश्विक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है। भारत न केवल दुनिया के युवाओं के लिए एजुकेशन डेस्टिनेशन बन सकता है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे युवाओं के लिए नए अवसर बन सकते हैं। इसलिए हमें अपनी शिक्षण व्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक के अनुसार तैयार करना होगा। देश के युवा हमारी शक्ति है। आज युवा अपनी मेहनत और प्रतिभा से भारत को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है। मुझे प्रसन्नता है कि उच्च शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से तैयार करने पर कार्य भी चल रहा है। हमारे शैक्षिक संस्थानों में पोटेंशियल है, बस जरूरत है उन्हें प्रोत्साहित करने की। हमें अपने विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय रैंकिंग सूची में शामिल करने के लिए ठोस प्रयास करना होगा, ताकि युवाओं का शैक्षिक पलायन रोका जा सके। मैं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के साथ ही राज्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति भी हूँ। इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं राज्य विश्वविद्यालयों में विश्व स्तरीय बनाने तथा नेक मूल्यांकन तैयार को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें की है। नेक तैयारियों के लिए कार्यशालाएं कराई, जिसके सार्थक परिणाम सामने आए हैं। आज प्रदेश के 2 विश्वविद्यालय A++ रैंकिंग में आए हैं। एक विश्वविद्यालय A में है और बाकी अभी सबमिशन कर दिया है, और मैं जानती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि वे विश्वविद्यालय भी A+ में आ ही जाएंगे। इसके साथ ही अनेक निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय भी नेक के लिए आगे आ रहे हैं। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि हम केवल डिग्री धारक युवा तैयार न करें, बल्कि देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी प्रकार के मानव संसाधनों की जरूरत हो, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो उपलब्ध कराए। ये तो आज मैं कल से पुणे में हूँ। आज सुबह में एक कार्यक्रम में मैं उपस्थित थी। गुजरात की एक संस्था ने एक क्राफ्ट का एक एग्जीबिशन लगाया है, और सुबह में कई लोग पुणे के क्राफ्ट देखने के लिए, और जो आर्टिजन थे, जो देश के 13-14 डिस्ट्रिक्ट में से 14 स्टेट में से आए थे, उनके साथ बातचीत करते थे। आर्टिजन ने अपनी अपनी बात भी वहां कही, और आप सब लोगों को आश्चर्य होगा, और मैं तो पिछले 22 साल से संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ। वे लोग अनपढ़ है, सब लोग कभी कोई स्कूल में नहीं गए हैं, फिर विश्वविद्यालय में तो कहाँ से अवसर मिला कभी। और ऐसे लोग अपने घरों में बैठकर अपने तरीके से चीजें बनाते हैं, और अब उसका लक्ष्य ये है कि हम जो हमारे पिता, हमारे दादा जो बनाते थे, आज हमारे बच्चे इसमें से पलायन हो रहे हैं, और इसी वजह से हमारी ये जो यूनिक चीज है ये भारत में से लुप्त हो जाएगी। उसके बचाए रखना है, लुप्त नहीं होने देना है, और इसी वजह से ये सभी परिवार इसमें लगे।
मैंने आज वे लोगों को कहा मित्रों कि आप डिग्री धारक नहीं हो, लेकिन मैं आपको डिग्री धारक कहती हूँ, आपने पीएचडी इसमें कर ही लिया है मित्रों। क्योंकि अपनी प्रोडक्ट बनाना, नई डिजाइन करना और आपको मतलब को पब्लिक को कैसी डिजाइन की चीजें चाहिए वो सोचना और इसी हिसाब से अपनी चीजें बनाना और कश्मीर से लेकर इधर आना, ये गौरव की बात है हम सबके लिए। और इसमें सभी ज्यादातर 80% महिलाएं हैं मित्रों। वे लोगों ने अपनी अपनी बातें वहां बताई, मुझे बहुत ही खुशी हुई। एक महिलाओं ने कहा हमारे सामने कि हम 50 साल से करते थे, हम 100 साल से वो कर रहे हैं और आज 100 लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं। किसी ने कहा हम 250 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, किसी ने कहा कि हम 1000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये हमारी ताकत है मित्रों। अनपढ़ परिवार, कच्छ की बॉर्डर पर बैठे हुए लोग, उत्तर प्रदेश के नेपाल की बॉर्डर पर बैठे हुए लोग एक देश की ऐसी परंपरा को बचाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए हमें गौरव होना चाहिए और ये सब देखने के लिए जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए मित्रों। आप सबको मैं विनती करती हूँ मित्रों, आप पढ़े लिखे लोग हैं, हमने हमारे जीवन में कितने लोगों को हाथ पकड़ा, कितने लोगों को आगे बढ़ाया, ये सोच लीजिए पहले और उनके जीवन को देखिए। अनपढ़ लोग भी 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं और हम रोजगार की ये गवर्नमेंट के सामने हाथ लंबा करते हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा मित्रों, पढ़ाई किस लिए है। मेरे साथ कई चर्चाएं होती हैं, आज भी कई लोगों ने मेरे साथ चर्चा की। पुणे यूनिवर्सिटी के कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी या तो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी के 8 से 10 12 कुलपति मुझे मिलने के लिए आए थे। आज वे लोगों ने भी मुझे बताया और मैंने कहा कि आप देखिए मित्रों, आज जब मल्टीपल चॉइस के बारे में नई शिक्षा नीति में बातचीत हो रही है, तब एक शंका है सब लोगों में, क्या है हमारे अध्यापक ये स्वीकार करने के लिए तैयार है? आप फिजिक्स पढ़ाते हो, लेकिन फिजिक्स से रिलेटेड कोई नया सब्जेक्ट आया तो आप पढ़ाने के लिए तैयार हो? ये चर्चा हो रही है मित्रों, ये चर्चा हो रही है। तब मैंने कहा कि देखिए भाई, भारत हमारा देश गरीब देश है और जब गरीब देश है और इसमें हमें बच्चों को पढ़ाना है और कई नए नए प्रकार के सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो क्या नए प्रोफेसर आपको दिया जाएगा? क्या गवर्नमेंट पर और बोझ आप डालना चाहते हो? हमें प्राइमरी शिक्षा देखना है, सभी बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए, वो भी देखना है। हमारे जो बच्चे, गरीब के बच्चे जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, उनको भी कुछ न कुछ सुविधा देनी है और साथ में हायर एजुकेशन तक वे लोगों को भी पहुंचाना है। नए नए अवसर रोजगार के ढूंढना है और जो हम हमारी ड्यूटी हम अच्छी तरह से नहीं निभाएंगे तो ये हायर एजुकेशन और तो शिक्षा का मॉडल कैसा होगा है। तो मैंने एक ही चीज बताई, मैंने यूपी में कंपलसरी किया है कि सबको सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपको रहना है और ये सब कुछ काम आपको बैठकर करना है। ये हमारी ड्यूटी है मित्रों। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमारी जनता जो है ये हमारे पास चाहती है कि हमें भी पढ़े, लेकिन जो हम ही नहीं पढ़ाएंगे, नए अवसर उसके सामने हम नहीं रखेंगे, नए सिलेबस नहीं बनाएंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, कोई रिसर्च नहीं करेंगे, जो कल्पना हमारे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, वो कैसे सिद्ध हो सकता है? कैसे सिद्ध हो सकता है? और इसी वजह से हम सबकी ये ड्यूटी है, चाहे मैं कुलावती हूँ, चाहे मैं कोई भी स्तर पर हूँ, लेकिन मैं मेरी ड्यूटी मुझे ड्यूटी कर दी है। मैं कभी कभी बताती हूँ,
मुझे कोई पूछने वाला नहीं है मित्रों कि आप यूपी में बैठकर क्या कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं जानती हूं मुझे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और इसी वजह से सभी यूनिवर्सिटियों, जो शासकीय यूनिवर्सिटी है मित्रों, सबकी परिस्थिति मैं जानती हूं। एक एक यूनिवर्सिटी में 500-700 एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। मैंने कहा कि आप एफिलेटेड कॉलेजों के साथ बैठिए, एक एक आंगनवाड़ी को सहाय करिए, एक एक आंगनवाड़ी गोद लीजिए। और आंगनवाड़ी में हमारे गरीब के बच्चे आते हैं, झोपड़पट्टी के बच्चे आते हैं, कई नदी के किनारे पर रहते हैं मित्रों, कोई फुटपाथ पर कैसे कैसे जगहों पर रहते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चों को जब हम आंगनवाड़ी में लाते हैं तो उनकी भी अपेक्षा होती है कि मेरे बैठने के लिए चेयर चाहिए मित्रों, मुझे लिखने के लिए छोटा सा टेबल चाहिए, मुझे खाने के लिए एक अच्छी डिश चाहिए, मुझे खेलने के लिए टॉय चाहिए मित्रों, और अच्छा भोजन चाहिए। कौन करेगा सब कुछ? हमारा समाज देने के लिए तैयार है, हमारी सभी यूनिवर्सिटी देने के लिए तैयार है, सहाय करने के लिए तैयार है, लेकिन पता नहीं कहाँ क्या देना है, कैसे देना है, क्या जरूरत है। और इसी वजह से सभी यूनिवर्सिटी ये काम करना है। और आज मैं खुशी से आपके सामने बताना चाहती हूँ कि पिछले 2 साल तो इसमें चला गया कोरोना में, लेकिन पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने 3000 आंगनवाड़ियों में, एक आंगनवाड़ी में 50,000 रुपया के साधन आंगनवाड़ी में पहुंचाया है मित्रों, आंगनवाड़ी में पहुंचाया है। राज्य सरकार ने कोई खर्च नहीं किया है, सिर्फ न सिर्फ हमारी कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटियां, वे लोगों ने ही बता दिया कि हम 10 आंगनवाड़ी को देंगे, हम 5 आंगनवाड़ी को देंगे। मैंने कहा देना, पहुंचाना नहीं है, लेकिन स्वयं लेकर जाना है। आंगनवाड़ी में जाइए, आंगनवाड़ी तक पहुंचिए, वहां छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठिए, बातचीत करिए, कहां से आते हैं, क्या करते हो, क्या खाते हो, कहां रहते हो। हमारे स्टूडेंट्स के साथ लेकर जाइए वहां। और आज ये सब वो काम कर रहे हैं। क्या है इसमें? सरकार की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है कि समाज की कोई जिम्मेवारी है? और दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, कहाँ है मित्रों, 2022-25 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। आप सब लोगों ने सुना होगा, सबने सुना है, देश की 130 करोड़ की जनता ने सुना है कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है। कैसे बनाओगे टीबी मुक्त? क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि हमारे आसपास कई टीबी वाले हैं मरीज, हमारे घर में मरीज है, हमारे घर में जो काम करने वाली कोई बाई आती है, कोई भाई आता है, इसके घर में भी टीबी वाला मरीज है, लेकिन हम कभी पूछते ही नहीं। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। अरे सरकार तो ढूंढेगी, टेस्ट करेगी, एक यादी बनाएगी, लेकिन लाखों ऐसे हमारे लोग हैं, छोटे बच्चे से लेकर 80 साल की माँ है, उसका जीवन सुधारना है मित्रों। मैंने मध्य प्रदेश में अभियान चलाया, यूपी में अभियान चला रहा है अभी, और आज तक पिछले 1.5 साल में 2 लाख परिवार के बच्चों को टीबी में से मुक्त करवाया है। कैसे करवाया? इसमें राज्य सरकार की कोई सहाय नहीं ली है, सिर्फ एनजीओ, कॉलेज के टीचर्स, यूनिवर्सिटी के अध्यापक, सबको प्रेरित किया। और राजभवन खुद, हम लोगों ने हर साल 25-30 बच्चों को भी गोद लिया है, और वे लोगों को हम कुछ खाना
मूंगफली, चने, गुड़, फ्रूट्स, सत्तू, ड्राई फ्रूट्स, चीकी, ये सब हम 15 दिन में एक बार वहां पहुंचाते हैं, स्वयं लेकर जाते हैं, बच्चों के साथ, परिवार के साथ बातचीत करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। और 6-8 महीने में टीबी वाले बच्चे, टीबी वाले युवा, टीबी वाले महिलाएं सब टीबी में से निकल जाते हैं और खुद पढ़ाई में लगते हैं। महिला अपना जो काम करती थी इसमें थोड़ा सा टीबी के कारण थोड़ी रुकावट आती है, लेकिन टीबी में से बाहर निकल जाती है तो फिर से अपना काम शुरू कर देती है। ये काम हमारा है मित्रों। यूनिवर्सिटी को मैंने कहा है, यूनिवर्सिटी कैंपस में बाहर निकलिए, बाहर निकलिए और नजदीक गांव में जाइए, देखिए गांव की स्थिति क्या है मित्रों, गांव में क्या कल्चर है, गांव में हमारी महिलाएं पुरुष क्या क्या नई नई चीजें बना रहे हैं, गांव के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं, गांव में पानी मिलता है कि नहीं, गांव में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है कि नहीं, ये सब देखिए और दिलवाइए। ये क्या हमारा काम नहीं है मित्रों? ये भी हमारा काम। और इसी वजह से जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, ये सभी यूनिवर्सिटियों ने 5-5 गांव, कोई यूनिवर्सिटी ने 10 गांव, तो कोई यूनिवर्सिटी ने 50 गांव गोद लिया है और वहां जाते हैं, अध्यापक भी जाती है, महिला अध्यापक भी जाती है, स्टूडेंट्स को लेकर जाती है और वहां मैंने जो सूची बनाई है वो सूची के हिसाब से गांव में काम हो रहा है, गांव में काम हो रहा है। और नेक एक्रेडिटेशन में हम लोगों ने बेस्ट प्रैक्टिसेस उसको बनाया, ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस। एक गांव लिया, एक गांव में सभी काम हम लोगों ने पूरा कर दिया, तो हमारे लिए तो बेस्ट प्रैक्टिसेस है मित्रों। और सोच लीजिए, ये भाव से जो हम काम करेंगे, एक यूपी का ही मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ कि वहां 50-60 यूनिवर्सिटियां हैं और 45,000 कॉलेजेस है। मैंने कहा कि एक कॉलेज एक गांव गोद ले लेता है और 5 साल एक गांव में बैठकर काम करता है, और वही यूनिवर्सिटी, वही कॉलेज में 5,000, 2,000, 3,000 बच्चे हैं, ये सब मिलकर एक गांव का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मुझे बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है 5 साल में? सोचिए मित्रों, प्रधानमंत्री वही कहते हैं भाई हमारी क्षमता है, लेकिन एक क्षमता अंदर है, हम अपने लिए काम करते हैं। मैंने बताया कि हमारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छा काम करते थे, मैंने तुरंत कहा वो अपने लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते हैं। ये दूसरों के लिए नहीं करते। यदि अपने लिए काम करो, साथ साथ में दूसरों के लिए भी काम करो, तो ही हमारी ये सही शिक्षा है। और मैं ये मानती हूँ कि सही शिक्षा है। आप भारत सरकार या तो केंद्र सरकार में से या तो राज्य सरकार से आंकड़ा मंगवाइए मित्रों, आंकड़ा मंगवाइए क्या स्थिति है। आप देखिए जरा, आप पूरी भारत सरकार शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। मैंने यूनिवर्सिटी को कहा, क्या ये आपने सुना या सुना? क्या आपके दिल में कुछ टच हुआ? भारत सरकार कर रही है, हमारा दायित्व क्या है यूनिवर्सिटी का? 200 एकड़ का, 300 एकड़ का ये बड़ा कैंपस, क्या इसमें कोई तालाब बनाया है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है आपने? पानी का शुद्धिकरण का काम आपने शुरू किया है? क्या हम हमारी यूनिवर्सिटी को जितना पानी पीने के लिए चाहिए, इतना पानी का स्टोरेज हम कर सकते हैं खुद हमारी यूनिवर्सिटी में? वही आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब आत्मनिर्भर यूनिवर्सिटी बनेगी। हमें वही से पानी नहीं चाहिए, हम लोग बारिश का पानी आता है उसको शुद्ध बनाकर हमारी यूनिवर्सिटी को हम देंगे, वो ही आत्मनिर्भर हमारी यूनिवर्सिटी है मित्रों। एक एक चीज लीजिए मित्र, एक एक चीज, एक एक चीज।
एक बार मैं एक गार्डन में गई मित्रों, देखने के लिए गई थी। कई लोग काम करते थे अंदर, महिलाएं थी, पुरुष थे, सब लोग करते थे। इतना अच्छा गार्डन बनाया हुआ था। मैंने इसमें से कई महिलाएं ने मैंने बुलाया कि आओ इधर आओ। मेरे सामने आई, मैंने कहा, पूछा क्या आपको आपको आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मिला है? आपकी बेटी कहाँ पढ़ती है? जाने के लिए साइकिल मिली है आपको? ऐसे कई प्रश्न पूछे वे लोगों को। तो किसी ने कहा मुझे मिला है, किसी ने कहा मुझे नहीं मिला है। दिव्यांग था तो मैंने कहा कि आपको कोई साइकिल मिली है? तो कहीं नहीं मिली। तो मुझे विचार आया, फिर मैंने डीएम को लगाया, कलेक्टर को, ये पूरे गार्डन में जितने लोग काम कर रहे हैं इसका पूरा एक लिस्ट बनाइए और ये परिवार को क्या क्या लाभ प्राप्त हुआ है और कौन सा लाभ प्राप्त नहीं हुआ है ये आप तय कर लीजिए। परिवार में कौन है, कहाँ पढ़ता है, कौन सी स्कूल में जाता है, कौन सी कक्षा में है, तो ये सब कुछ मेरे सामने लाइए। ये सब कुछ मेरे सामने आ गए। फिर मैंने कहा कि आपके जितने डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट, ये सभी सरकारी डिपार्टमेंट राजभवन में आकर अपने अपना एक टेबल लगाए, अपना अपना टेबल लगाओ। और जो 700 लोग हैं वे लोग सुबह में आएंगे और जिसको जो नहीं मिला है वो ऑन द स्पॉट टेबल पर आज उसको दिलवाना। 700 लोग आए मित्रों, मैं खुद उपस्थित थी इसमें मेडिकल कॉलेज वालों को बुलाया, आप सबका टेस्ट करिए भाई, डायबिटीज है, बीपी है, आंख में चश्मा है, ये सब करिए। और हमारी जितनी महिलाएं आई थी ये सबका सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर का टेस्ट करिए। कोई महिला को कैंसर है कि नहीं है ये सब टेस्ट करिए आप लोग। तो एक और सभी मेडिकल यूनिवर्सिटी को बुलाया था और गवर्नमेंट थी। 4 घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम चला और 1200 लोगों को उसका जो अधिकार था, उसको जो मिलना था, ये सब लोगों को 1200 लोगों को मिला। क्या उनके लिए कौन काम करेगा? वो तो सुबह शाम तक काम करते रहते। कोई सफाई का काम करता है, रोड साफ करता है, तो कोई गटर साफ करता है, ड्रेनेज साफ करता है। कब जाएगा? डीएम के ऑफिस में बाहर ताला लगाया हुआ है तो डॉक्टर बाहर एक खड़ा रहता है, किसको मिलना है? तो साहब तो काम में है। यही हमारी स्थिति है। फिर मैंने काशी में करवाया, फिर मैंने कानपुर में करवाया, ये करो ये सब काम। तो गरीबों के लिए कौन काम करेगा मित्रों? और ये सब योजना है गरीबों के लिए है, क्योंकि हमें गरीबों को ऊपर उठाना है। उनको घर मिलना चाहिए, उसको गैस मिलना चाहिए, तो रोड मिलना चाहिए, उसको सफाई मिलनी चाहिए, उनकी दवाई सही ढंग से मिलनी चाहिए, उसके बच्चों की सारवार होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ये तब होगा जब हम साथ में मिलकर काम करेंगे। तो एक उच्च वर्ग अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में रचा पचा रहता है और सरकार अपने काम में है, गरीबों की ओर किसी का ध्यान नहीं है मित्रों। बनाई गई योजना, बनाई गई, गरीबों के लिए बनाई है, लेकिन गरीब के घर तक योजना पहुंची? यदि नहीं पहुंची है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम कभी समय निकालकर गांव में जाए, सबके साथ बैठे, काम करिए और उसका जीवन उज्जवल बने, इसके लिए हम प्रयास करें मित्रों। एजुकेशन का वही अर्थ मैं समझती हूँ, यूनिवर्सिटी का दायित्व वो है ऐसा मैं समझती हूँ। आप समझते हो कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। हम तो 3 लेक्चर 18 लेक्चर हो गया और हम चलते रहते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया। मित्रों, कभी भी पढ़ाई का काम खत्म नहीं होता है। पढ़ाई कंटिन्यूअस चलती ही रहती है मित्रों। और ये काम हमारे पूर्वज करते रहते थे, आज भी हमें करना है। और जब मैं MIT में आई हूँ और इतना सुंदर सब व्यवस्था है, तो हम भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, जो इच्छा है और वो जो दिशा दर्शन कर रहे हैं मित्रों,
वो हम एक एक चीज पकड़े, एक एक चीज पकड़े कि हम टीबी में काम करेंगे, हम वैक्सीनेशन में काम करेंगे, हम सफाई का काम करेंगे, हम गांव में जाकर एक आंगनवाड़ी को गोद लेंगे, हम गांव में जाकर एक प्राइमरी स्कूल में बैठेंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे। ऐसे एक एक काम हम पकड़ कर करेंगे तो मैं मानती हूँ कि भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा, बनेगा ही बनेगा। आप सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ। हमारी ये युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, मुझे बहुत ही खुशी है। आप सबको मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।